Welcome everyone. This is the third tutorial of the series called Data Structures. पहले दो ट्यूटोरियल्स में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी? पहली चीज़ मैंने बताई थी कि डेटा स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर मैंने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होता है और हमने डिस्कस किया था टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, मैं रिकैप करा देता हूँ जिससे कि फ़्लो बना रहे। ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था यूज़ केस, है ना। हमने एक लाइब्रेरी का एग्ज़ाम्पल भी लिया था, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये अभी तक की जितनी चीज़ें हैं सब समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आवर फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका नाम है एरे। ठीक है, तो एरे के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। ये जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा मैं, ठीक है, वो ट्यूटोरियल्स थोड़े से लॉन्ग होंगे, लेंदी होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि मैं अपने हर एक ट्यूटोरियल में आप लोग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 100% आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं लोग जो 7 मिनट या 10 मिनट में एंड हो जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी जितनी क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग जो ट्यूटोरियल्स बनाएंगे वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट जो हम डिवाइड करेंगे वो होगा थ्योरी पार्ट। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी थ्योरी क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कोडिंग के बारे में, यानी जो सेम डेटा स्ट्रक्चर, सपोज करो मैंने एरे पढ़ा है अभी, ठीक है, अब मैं एरे की कोडिंग करूँगा नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में विद फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, अब वो फ्यू एग्जांपल्स मैं कहाँ से लूँगा? सपोज करो मैं लीड कोड के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, लाइक कपल ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक 1 और 2, राइट। इससे क्या होगा? इससे आपका जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है वो भी सेट हो जाएगा और जो कोडिंग बैकग्राउंड है वो भी सेट हो जाएगा। अच्छा, प्री रिक्विजिट क्या है कोर्स का? प्री रिक्विजिट है कि आपको कोई बेसिक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। ईदर आपको जावा आनी चाहिए और आप सी प्लस प्लस में कोडिंग करते हैं, या आप नोड जेएस में कोडिंग करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं, ये आपके ऊपर है। इन ट्यूटोरियल्स से लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, तो आप जिसमें भी कोडिंग कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियोस देखिए, मेरे साथ कोडिंग करिए एंड यू आर गुड टू गो, राइट। ठीक है, ये बात तो कर ली हमने। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो हम इस सीरीज़ में डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे वो कौन कौन से होंगे, है ना। तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स को दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहली कैटेगरी क्या होगी? पहली कैटेगरी होगी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और दूसरी कैटेगरी क्या होगी? गैस कर सकते हो आप, नॉन लीनियर। ठीक है, अच्छा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे? जैसे एरे। कैसे डिसाइड करेंगे लीनियर है कि नॉन लीनियर, वो हम डिस्कस करेंगे, बट एग्जांपल्स क्या हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के? एरे। दूसरा लिंक लिस्ट। मैं यह नाम क्यों मेंशन कर रहा हूँ? मैं बस चाह रहा हूँ कि आप एक बार इस नाम को ओवरव्यू करो, ठीक है, ताकि ये दिमाग में आपके रहें कि ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, और क्या हो सकते हैं? क्यू, और क्या हो सकते हैं? स्टैक। फिलहाल इन चार डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन नॉन लीनियर में क्या होगा? इसमें हमारे पास ट्री होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो ये दो डेटा स्ट्रक्चर हम जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, इन दो को कवर करेंगे। तो ये जो कुल मिला के
आपके पास 6 डेटा स्ट्रक्चर हैं इन टोटल। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। चलो, तो अब हम एरे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में एरे होता क्या है। देखो, दो डेफिनेशंस हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन जो आपको बुक्स में मिल जाएगी, और बुक्स में कौन सी डेफिनेशन मिलेगी कि एरे क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एरे क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो वन आफ्टर अदर होते हैं। मतलब क्या है, array is a linear data structure where elements are arranged one after another, right? One after another। तो ये तो हो गई बुक की डेफिनेशन। ठीक है, ये हो गई किसकी डेफिनेशन, बुक की डेफिनेशन। अच्छा, तो हम क्या अलग बताएंगे, अलग नहीं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो जब मैं एक एरे के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, सो बेसिकली एरे है क्या, जैसा मैंने अभी बताया कि एलिमेंट्स वन आफ्टर अनदर, राइट। अब वन आफ्टर अनदर का मतलब क्या हुआ, वन आफ्टर अनदर का सेंस क्या बन रहा है। उससे पहले आपको मैं रिमाइंड कराता हूँ कि मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं उनका जो सोल पर्पस है वो क्या है, वो है एलिमेंट्स को मेमोरी में अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना, राइट। ये टीएस का मेन पर्पस है। तो क्योंकि एरे भी टीएस का ही एक पार्ट है या एक टाइप का डीएस है, तो एरे का भी मेन पर्पस क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स को मेमोरी में अरेंज करना, राइट। सो इसका जो पर्पस है वो सेम होगा जो डीएस का पर्पस है, राइट। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या देखेंगे, तो सपोज करो आपके पास एक रैम है, राइट। सबके कंप्यूटर में रैम होती है जहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, करेक्ट। अब इस रैम में कुछ मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं, राइट। सपोज करो मैं ऐसे मेमोरी के ब्लॉक्स बना देता हूँ। चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोड करना बहुत इजी है। एक बार समझ में आ गया तो कोड करना बहुत इजी है, तो हम कॉन्सेप्चुअली सोच पाएंगे कि हमें किस तरीके से कोड करना है और हम प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेमोरी है। ठीक है, ये क्या है, मेमोरी है। तो जिस तरीके से हम जहाँ पे रह रहे होते हैं उस घर का कुछ एड्रेस होता है, राइट। सपोज करो दो इंजीनियर हैं या दो पर्सन हैं, ए एंड बी। ये ए एक घर में रह रहा होगा, ये भी एक घर में रह रहा होगा, इनके कुछ एड्रेस होंगे, राइट। सपोज करो ये 200 ए ब्लॉक में रहता है और ये 300 बी ब्लॉक में रहता है। तो हमें ये पता है कि मिस्टर ए एंड मिसेस बी वो किस घर में रहते हैं, राइट। अच्छा, किससे पता लग रहा है हमको, इनके एड्रेस से पता लग रहा है। यहाँ तक पसंद में ही इनके एड्रेस से पता लग रहा है। इसी तरीके से कौन सा एलिमेंट किस घर में रहता है, यानी घर क्या हुआ एलिमेंट्स के लिए, मेमोरी, राइट। तो कौन सा एलिमेंट मेमोरी की किस लोकेशन पे रह रहा है उसका पता लगाने के लिए मेमोरी में भी क्या होंगे, एड्रेसेस होंगे, राइट। क्या होंगे, एड्रेसेस होंगे। जब मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ तो मैं लॉजिकल एड्रेसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस मीन्स हमारे समझने के लिए लाइक लॉजिकल एड्रेस होते हैं। तो अगर मेमोरी में कुछ एड्रेसेस होंगे तो उनको मैं डिनोट कर सकता हूँ किसी चीज़ से, राइट। सपोज करो ये जो एड्रेस है इस पर्टिकुलर ब्लॉक का, राइट, इसका एड्रेस अगर x है
तो आगे वाले का एड्रेस कुछ और होगा, सपोज़ करो y होगा, आगे वाले का कुछ और होगा, सपोज़ करो z होगा। इसी तरीके से हर एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होगा, राइट? और जब मैं कुछ एलिमेंट्स लाइक 1 2 3 4, अभी सब भूल जाओ डेटा एरेज़ को, राइट? बस याद रखो जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये इससे एरे अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है? सपोज़ करो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं किसी बकेट में, ठीक है? अब मुझे इनको प्लेस करना है, तो मैं अगर इस 1 को उठा के x एड्रेस पे डालूँगा, y को उठा के 2 को उठा के y पे डालूँगा, 3 को उठा के z एड्रेस पे डालूँगा, 4 को उठा के सपोज़ करो z डैश पे डालूँगा, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? मुझे ये पता लग गया कि कौन सा एलिमेंट जो है किस एड्रेस पे प्लेस हुआ है, राइट? अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मुझे सपोज़ करो मुझे अगर पता लगाना है कि Z एड्रेस पे कौन-सा एलिमेंट है, तो मैं सिंपली Z एड्रेस पे जा कर के वो एलिमेंट को क्या कर लूँगा? रिट्रीव कर लूँगा, राइट? इतनी बात समझ में आई? चलो, आगे देखते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया कि कुछ मेमोरी होती है, कुछ मेमोरी में एड्रेसेस होते हैं और जो एलिमेंट होते हैं उन मेमोरी के एड्रेस पे ही जाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं उन जो एलिमेंट्स हैं जो मेरे पास थे लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनको अगर कॉन्टिन्यूअस मेमोरी के ब्लॉक्स असाइन करता हूँ, कैसे? सपोज करो ये मेमोरी बनी हुई थी और इसका एड्रेस मान लो 200 था, इसका एड्रेस मान लो 204 था, इसका एड्रेस मान लो 208 था, इसका एड्रेस मान लो 212 था, ठीक? और इसका मान लो 216 था। अब ये मैंने चार चार का क्यों डिफरेंस लिया इसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन अभी ये समझो कि अगर इनके एड्रेसेस को मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ और अगर मैं 1 को 200 पे डाल रहा हूँ ना, तो मैं 2 को कहाँ डालूंगा? इसके इमीडिएट वाले एड्रेस पे, विच इज़ 2। 3 को कहाँ डालूंगा? इसके इमीडिएट वाले एड्रेस पे, जो कि 3 हो यहाँ पे, है ना? इसको 4 को कहाँ डालूंगा? इसके इमीडिएट वाले एड्रेस पे, यानी 212 पे। 5 को कहाँ डालूंगा? इसके इमीडिएट वाले एड्रेस पे। समझ में आ रही है इतनी बात? तो अभी तक हमने कुछ नहीं देखा कि एरे क्या होता है, क्या नहीं होता। हमने बस ये देखा कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स थे, मेरे को डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस पता है कि मेरे को डेटा से पर्पस क्या पता है कि उन एलिमेंट्स को मेमोरी में अरेंज करना है। मैंने कहा एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। कहा ठीक है, तो मतलब इसकी कुछ क्वालिटी होगी, बिल्कुल होगी। क्वालिटी क्या होगी? ये किसी स्पेशल तरीके से मेमोरी में अरेंज करता होगा एलिमेंट को, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये जो मेमोरी में अरेंज करने का जो स्पेशल जो चीज़ है इस एरे के पास जो ये स्पेशल चीज़ है वो क्या है कि वो इन मेमोरी एड्रेसेस में कॉन्टीन्यूअस असाइन करता है। मतलब जैसा कि अभी हमने देखा कि जो 1 2 3 4 5 है, इसको वो क्या करेगा? कॉन्टीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करेगा। अच्छा, ये चार चार का डिफरेंस क्यों लिया? मैंने ये मान के चला हूँ मैं कि एक जो इंटीजर है, राइट, वो 4 बाइट लेता है। 4 बाइट लेता है मतलब 4 बाइट लेता है मतलब इस एलिमेंट 1 को, जो कि एक इंटीजर टाइप का है, ठीक है, इसको स्टोर करने में मेमोरी कितनी जगह ले रही है? 4 बाइट ले रही है। इसीलिए जो नेक्स्ट एलिमेंट 2 होगा वो किस एड्रेस पे स्टोर होगा? आफ्टर 4 बाइट, यानी कि 204 पे। उसका अगला एलिमेंट 208 पे। इसीलिए मैंने यहाँ चार चार का डिफरेंस लिया था। अगर ये कैरेक्टर होता और वो अगर 1 बाइट ले रहा होता और एड्रेस स्टार्ट अगर 200 से हो रहा होता, तो नेक्स्ट एड्रेस तुम इमेजिन कर सकते हो क्या हो सकता था? 201। उसका नेक्स्ट एड्रेस 202। यानी मैं ये बेसिकली कह रहा हूँ, अगर इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में हम समझें, तो बेसिकली हम कह क्या रहे हैं, अगर ये एक मेमोरी है और हर एक मेमोरी का जो ये ब्लॉक है वो 1 बाइट का है, ऐसे अगर हम बात समझें, अगर ये एक एक बाइट के हैं सब, राइट, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, राइट, ये सब अगर एक एक बाइट के हैं, तो अगर मुझे किसी एलिमेंट 4 को स्टोर करना है जो कि एक इंटीजर टाइप का है, जो 4 बाइट लेता है, राइट, तो वो क्या करेगा?
वो इस मेमोरी लोकेशन के चार बॉक्सेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, और ये चार बॉक्सेस मिल के क्या बना रहे होंगे, एक एड्रेस बना रहे होंगे, सपोज करो 200, राइट। अगर हम और असेंबली में जाएंगे ना, तो और डिटेल में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन उतना हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मैंने आपसे बोला कि एक इंटीजर टाइप का मैं कुछ एलिमेंट डिक्लेयर कर रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज में, और वो कुछ बाइट लेता है, सपोज करो एक्स बाइट लेता है, तो क्या होगा, जो एरे की प्रॉपर्टी है वो ये कहती है, मैं एक स्ट्रक्चर को एरे तब बोलूँगा अगर उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ पे मिलेगा, उसके स्टार्टिंग एड्रेस प्लस एक्स बाइट पे मिलेगा, राइट। यानी जो अगला एलिमेंट है, इस अगर अगला एलिमेंट 5 है, तो अगला एलिमेंट कहाँ मिलेगा, 204 पे मिलेगा, और वो अगला एलिमेंट क्या करेगा, अगर ये एक बाइट का ब्लॉक है तो चार ब्लॉक को वो क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, और ये यहाँ पे रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, करेक्ट। तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने ये समझ लिया कि एरे क्या है, सीक्वेंस है, या समझ सकते हैं कि एरे एक अरेंजमेंट है। एरे इज एन अरेंजमेंट where elements stores one after another, राइट। यही तो हमने बोला, यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। और क्यों है ये हमने देख लिया, क्यों है वो हमने क्या कैसे कैसे देख लिया, इस वाले उस पेज पे देखा था, पेज नंबर 8 पे, राइट। तो इसको हमने क्या बोला कि अगर कोई अरेंजमेंट ऐसा है जो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा, ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो एरे क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो ये तो हो गई थ्योरी वाली बात। अच्छा, एक चीज़ हम इसमें और समझते हैं। तो सपोज करो, जैसे मैंने पिछले पेज पे आपको बताया, पेज नंबर 10 पे, सॉरी 9 पे, कि अगर एक एलिमेंट 4 है और वो इंटीजर टाइप का है तो वो 4 बाइट लेगा, और अगला जो 5 है वो आफ्टर 4 बाइट स्टोर होगा। तो आपको ये पता लग जा रहा होगा कि मैं किसी भी एलिमेंट का एड्रेस डिसाइड कर सकता हूँ, मतलब डिसाइड कि नहीं, गेस कर सकता हूँ बेसिकली, है ना। तो इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। सपोज़ करो, अगेन एक एग्जांपल लेंगे। सपोज़ करो मेरे पास एलिमेंट है, सपोज़ करो x इज इक्वल टू 1, या x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 3, एंड x4 इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एलिमेंट 1 स्टोर हुआ है एड्रेस 200 पे, और इन सब का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। अच्छा, इन सब का टाइप इंटीजर ही क्यों है, इन सब का टाइप इंटीजर ही क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्लियरली बताया कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो वन आफ्टर अनदर स्टोर होते हैं। और वो कैसे स्टोर होते हैं, लाइक 200 पे अगर ये पहला स्टोर है तो अगला कहाँ स्टोर होना चाहिए, 204 पे। तो अगर मान के चलो, अगर ये मिक्स डेटा टाइप का होता, मान लो ये x1 इंटीजर होता और यहाँ पे कोई एलिमेंट, यहाँ पे मान लो करेक्टर होता या स्ट्रिंग होती, ठीक है। तो इसका जो स्टोरेज होगा वो डिफरेंट होगा इंट टाइप के स्टोरेज से। सपोज करो ये कैरेक्टर होता, ये 1 बाइट ले रहा होता, और इंट कितना ले रहा है, 4 बाइट। तो आप इमेजिन कर सकते हो, मैं ये नहीं गेस कर पाता ना कि अगला एड्रेस क्या होगा। फिर इन केस ऑफ एरे फिर मैं ये गेस ही नहीं कर पाता कि अगला एड्रेस क्या होगा, क्योंकि अगला एड्रेस गेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बेस चाहिए ना। मुझे क्या बेस चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो अगर x1 200 पे स्टोर हुआ है, तो एरे हमने बोला वन आफ्टर अनदर होगा, तो अगला एड्रेस का क्या होगा, 204 होगा, राइट। इसका अगला एड्रेस क्या होगा, 208 होगा, इसका अगला एड्रेस क्या होगा, 212 होगा, राइट। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि एरे
सीक्वेंस या अरेंजमेंट ऑफ डेटा है वन आफ्टर अनदर, और अगर मैं इसको जो है डिनोट करूं पहले वाले एलिमेंट को इंडेक्स नंबर 0 से, और इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से। इंडेक्स मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब जैसे आपने बुक में इंडेक्स पढ़े होंगे शुरू में, राइट? हर पेज के बुक में इंडेक्स बना होता है, उससे क्या हेल्प मिलती है? उस इंडेक्स से ये हेल्प मिलती है कि मैं सिंपल अगर मुझे किसी चैप्टर पे जाना है तो मैं उसका पेज नंबर देख लेता हूँ, और उस पेज नंबर पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो वो मुझे लेसन मिल जाता है, राइट? इसी तरीके से अगर मेरे पास इंडेक्स है और मुझे थर्ड इंडेक्स पे जाना है, देखना है कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है, तो वो मुझे क्या मिलेगा? सीधे थर्ड इंडेक्स पे जाके मिल जाएगा, राइट? अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ जर्नल फॉर्मूला डेराइव हो सकता है क्या? क्योंकि लॉजिक सी बात तो ये कह रही है कि हर मतलब इंटीजर टाइप का ही एरे होगा, मतलब एक ही डेटा टाइप का हो सकता है, या तो सारे इंटीजर होंगे, या तो सारे करेक्टर होंगे, या तो सारे फ्लोट होंगे, या तो सारे डबल होंगे, है ना? तो क्या कोई फॉर्मूला डेराइव कर सकता हूँ क्या मैं? तो मैंने कहा हाँ, आप एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो। फॉर्मूला क्या डेराइव कर सकते हो? आप फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो, बेसिक मैथ है कि अगर कोई एलिमेंट है जो इनिशियली एम एड्रेस पे स्टोर हुआ है, यहाँ पे साइड बाय साइड एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर ये जो वन एलिमेंट है, अगर ये वन एलिमेंट 200 पे स्टोर हुआ है, इन जनरल अगर ये एम पे स्टोर हुआ है, और अगर इंडेक्सिंग इसकी किससे स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, या फिर मान लो 0 से स्टार्ट करते तो 0 से स्टार्ट है, तो जो अगला एलिमेंट होगा, जो ये 2 होगा, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा भाई? वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा? m प्लस s में स्टोर हो रहा होगा। या अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ तो अगला एलिमेंट कहाँ स्टोर हो रहा होगा? m प्लस एस इंटू आई माइनस वन पे, राइट? तो अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है, सपोज करो यहाँ m क्या है? यहाँ m है स्टार्टिंग एड्रेस, यहाँ पे s क्या है? s है कि वो जो डेटा टाइप के है ना, ये इंटीजर का या करेक्टर का या जो भी, उसका कितना मेमोरी ये लेता है, राइट? तो अगर इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट लेगा, करेक्टर का है 1 बाइट लेगा, इस तरीके से। तो ये है कि कितनी मेमोरी ले रहा है। और ये i क्या है? ये इंडेक्स है। इंडेक्स हमने बताया अभी क्या होता है। तो अगर मान लो, अगर मैं बात करूँ इस वन की, राइट, तो अगर ये 200 पे इनिशियली स्टोर हुआ था, राइट, और ये 4 बाइट का है मान लो, ठीक है, और इसका इंडेक्स क्या है? 1 है, तो 1 माइनस वन कितना हो गया? 0। तो ये हो गया 200 प्लस 4 इंटू 0 विच इज़ वॉट? 200। तो जो 1 है वो कहाँ पे स्टोर हो गया? 200 पे। अच्छा, अब ये सेकेंड एलिमेंट कहाँ स्टोर हुआ होगा? अगेन इसी फॉर्मूले पे रख के देखो। तो इस फॉर्मूले पे रख के देखोगे तो क्या होगा? m की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल एड्रेस 200। s की वैल्यू क्या होगी कि कितना साइज ले रहा है ये, क्योंकि इंटीजर है तो 4 बाइट लेगा, ठीक है। i की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड एलिमेंट है तो यानी कि 2 हो गई, और 1 यानी कि -1 कर दिया हमने। तो अब क्या हो गया? 200 प्लस 4 इंटू टू, सॉरी 4 इंटू वन, 4, तो ये हो गया 204। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? 204। बेस्ड ऑन अगर ये इंडेक्स आई किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप सिंपल नेक्स्ट एड्रेस एज्यूम कर सकते हो, m प्लस एस हो जाएगा, राइट? तो ये एक फॉर्मूला बनता है, राइट, कि अगर मुझे किसी भी मेमोरी या किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकालना है मेमोरी में, तो ये मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला हमने डराइव कर लिया, इजीली डराइव हो गया, राइट? अच्छा, तो कुछ बातें हैं एरे के बारे में, स्पेशलिटीज़ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं अब, कि भाई एरे की कुछ स्पेशलिटी या एरे के कुछ रेस्ट्रिक्शन क्या है। बेसिकली अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि क्या रेस्ट्रिक्शन और क्या स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशलिटीज़ क्या क्या है, राइट? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई एरे स्पेशल क्यों है, और यहाँ बात कर लेते हैं एरे में रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, ठीक है। तो एरे में स्पेशल क्या है, राइट? एरे में स्पेशल है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। मैं यहाँ पे गेस कर सकता हूँ नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन आप आई होप समझ पा रहे होगे, ठीक है। मैं क्या गेस कर सकता हूँ? नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो भी एलिमेंट इस एरे में स्टोर हो रहे हैं ना,
वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, एक और रिस्ट्रिक्शन है इसमें। एक रिस्ट्रिक्शन और क्या है कि एरे का जो साइज़ है वो हमें पहले ही बताना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैं बाद में बताऊंगा। मैं डायनेमिकली नहीं बना सकता है, मतलब इंक्रीज़ नहीं कर सकता है एरे। डायनेमिक एरे डिक्लेयर करने में और डायनेमिक एरे बनाने में दोनों में अंतर है। ठीक है। तो मैं यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ कि भाई 10 या 20 या 30 साइज़ का चाहिए। उसे हम जो है बना के तब भी हमको साइज़ तो देना ही पड़ेगा उसको, कि भाई इतनी मेमोरी हमको चाहिए एरे में। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कह रहा हूँ ना कि एक मुझे एरे बनाना है, तो मुझे ना कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा कि ये एरे का जो साइज़ है, ठीक है, वो कितना होने वाला है। वो 10 होने वाला है, कि वो 20 होने वाला है, कि वो 30 होने वाला है। ठीक है, ये मुझे पहले ही बताना पड़ता है उसको, कंपाइलर को। ठीक है, कि भाई एरे का जो साइज़ है वो इतना होने वाला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो एरे का साइज़ है वो मुझे प्री डिफाइंड बताना ही पड़ता है कि मुझे कितना साइज़ का एरे बनाना है, जिससे कि जो कंपाइलर है या जो भी आप यूज़ कर रहे हो लैंग्वेज, वो पहले से मेमोरी डिक्लेयर कर पाए उस एरे के लिए। वो पहले से कॉन्टिन्यूस मेमोरी डिक्लेयर कर पाए उस एरे के लिए, ये मुझे बताना पड़ेगा पहले से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी, उसका नाम था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। राइट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पहले बताया था कि सारा जो डेटा स्ट्रक्चर का काम है वो CRUD ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करना है। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। राइट। तो एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो वो भी CRUD ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया गया होगा। राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या क्या होंगी, क्या ये बता सकते हैं हम? हमने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरे में क्या क्या होंगी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने के लिए ना हम थोड़े से केसेस बनाएंगे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने के लिए हम थोड़े से क्या बनाएंगे, केसेस बनाएंगे। तो सपोज करो एक एरे है मेरे पास 1 4 6 8 10 एंड 12। अगर इस एरे में, जब भी मैं एरे बनाऊंगा ना, तो मैं एक मेमोरी एलोकेशन भी बनाऊंगा साथ में। लाइक ये 200 पे है, ये 300 पे है, ये 400 पे है, ये 500 पे है, ये 600 पे है, ये 700 पे है। तो आप लोग ये मत समझना कि अब आपने 100 का डिफरेंस क्यों ले लिया, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है। बट आइडिया यही है कि हमको ये पता है कि अगला एलिमेंट किस जगह पे स्टोर है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेस करने के लिए, जो हम एक्सेस अगर करना चाह रहे हैं एरे को, ठीक है, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो मैंने बताया कि जो एक्सेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें किसी भी एरे के जो मेमोरी है, जो एड्रेस है उसका, सपोज करो दिस वन, अगर इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है तो 0 1 2 3 4 5, तो मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा तो मैं सीधे उस इंडेक्स पे जा सकता हूँ ना। अगर सपोज़ करो मुझे 8 को एक्सेस करना है, ठीक है, मैं सर्चिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एक्सेस की बात कर रहा हूँ, और दोनों में फ़र्क है। 8 को सर्च करना और 8 को डायरेक्ट एक्सेस करना, दोनों में फ़र्क है। जब आप किसी भी इंडेक्स को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो ना, लाइक एरे ऑफ 3, एक्सेस कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम लगा रहे हैं तो हम एलिमेंट, उसको एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं विद इंडेक्स नंबर। तो जो अगर मैं एरे ऑफ 3 लिख रहा हूँ तो बेसिकली मैं थर्ड इंडेक्स को रिफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो एरे ऑफ 3 क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये जो एलिमेंट ऑपरेशन है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये किसी भी आउटर वेरिएबल n पे डिपेंड नहीं है ना। ये सीधे एक कांस्टेंट मैंने दे दिया। तो किसी भी एलिमेंट को अगर मैं इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, तो आप गेस कर सकते हो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अगर आपने मेरा पहला वाला ट्यूटोरियल देखा है, पहले 2 ट्यूटोरियल, तो उसमें मैंने बताया कि ये n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है मार्केट में, कांस्टेंट जैसा कुछ नहीं होता। बट
ये किसी भी इनपुट n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम में अगर आप एक्सेस करोगे किसी भी एलिमेंट को एरे में तो वो कांस्टेंट टाइम लेगा। एक्चुअली में ये o अंडर रूट ऑफ n होती है, बट ये बहुत लो लेवल डिटेल्स हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो बेसिकली ये बहुत कम होती है, लाइक इट्स मोर ओवर लाइक रैम के ऑपरेशंस होते हैं, मेमोरी से पुल करने के लिए डेटा को, उसमें कुछ टाइम लगता है तो उसको बोलते हैं, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्योंकि मैं एरे को एलिमेंट को इंडेक्स वाइज एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्योंकि ये किसी एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेस करने की क्या होगी, O1 होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई, तो सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी आप गेस कर सकते हो क्या? अगर मुझे इस एरे में लाइक 4, 5, 6 एंड 8 में मुझे 8 को एक्सेस करना है, मुझे सर्च करना है, आई विल यूज़ द वर्ड सर्च। तो अगर मुझे सर्च करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस एरे को वन बाय वन एक्सेस करना पड़ेगा, राइट? तो मैं सबसे पहले 200 वाले एड्रेस पे जाऊंगा, चेक करूंगा 4 है 8 के बराबर है कि नहीं। फिर मैं इधर जाऊंगा सेकंड वाले पे जो 300 पे है, फिर मैं चेक करूंगा कि 5 8 के बराबर है कि नहीं, है ना। फिर मैं 400 वाले पे जाऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि 6 8 के बराबर है कि नहीं। तो इस तरीके से मुझे वर्स्ट केस में इस पूरे एरे को, जो कि साइज़ n का होगा, इसको क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा एंड कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? तो अब आपने ये देख लिया कि ये किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है जिसका नाम है n। वो n क्या है? लेंथ ऑफ द एरे। वो n क्या है? लेंथ ऑफ द एरे। तो इन द वर्स्ट केस मुझे अगर एलिमेंट सर्च करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O ऑफ n होगी। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O ऑफ n होगी, राइट? अगर मुझे ट्रैवर्स करना है एरे, सेम चीज़ है, उसमें भी क्या होगा? मुझे पूरा एरे उसकी लेंथ तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो उसमें भी क्या होगा? O ऑफ n होगा, राइट? तो सर्च या ट्रैवर्स दोनों में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इन द वर्स्ट केस वो क्या है? बिग O ऑफ n। बिग O के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा ठीक है, इन दो की समझ में आ गई। अब इंसर्ट करने के लिए बता दो, इंसर्ट करने के लिए क्या होगी? तो इंसर्ट करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको डिस्कस करें। अगर किसी एग्जांपल से लाइक 4, 5, 6 है, 8 है, मुझे 10 इंसर्ट करना है। तो अगर मुझे 10 इंसर्ट करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे एरे को क्या करना पड़ेगा? ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और फिर जा करके यहाँ 10 को मैं क्या कर पाऊंगा? इंसर्ट कर पाऊंगा। सो अगेन मुझे पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अगर लेंथ n का है तो मुझे यहाँ तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, राइट? तो इस केस में गेस कर सकते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O ऑफ n होगी, राइट? तो इंसर्ट करने में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है? O ऑफ n हो रही है। एक माइनर डिटेल है यहाँ पे, और उसमें अगर आप सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ तो इंसर्ट करने में भी तो कुछ कंप्यूटेशन कर रहा हूँगा ना। तो अगर मैं उस कंप्यूटेशन को m से डिनोट करूँ तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n प्लस कुछ होनी चाहिए, राइट? लेकिन उस लो लेवल डिटेल को हम भूल जाते हैं, ठीक है? और हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई एरे ऑफ साइज n का है और मैं उसको पूरा इंसर्ट करने जा रहा हूँ एलिमेंट, लेट्स से k एलिमेंट को, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? O ऑफ n होगी, बिग O ऑफ n होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ ली। अच्छा, डिलीट करने में क्या होगा? ये भी देख लो, लास्ट डिलीट वाला, क्रड में डिलीट भी है ना। तो डिलीट करने में क्या होगा? डिलीट करने में अगेन अगर मैं कोई एरे 4, 8, 6 और 7 ले रहा हूँ, सपोज करो मैं 6 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं 6 को डिलीट करना चाहूँगा, इस प्लेस से हटाना चाहूँगा, तो जितने भी बाकी एलिमेंट हैं उनको मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस उसकी लोकेशन पे कॉपी करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? बाकी उस लोकेशन पे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि एरे को अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखनी है। एरे को चाहिए कि आपका जो एलिमेंट है वो वन आफ्टर अनदर हो। अगर ये 6 यहाँ से हट गया, जो कि एड्रेस 300 पे था सपोज करो, तो अब एरे क्या बन गया? 4, 8 ये खाली रह गया, और 7 और लेट्स से 10। तो ये जो 7 एंड 10 है ना, इनको अपनी लोकेशन छोड़ के शिफ्ट होना पड़ेगा। और ये जब नया एरे बनाएंगे ना, तो अब 7 का एड्रेस चेंज होके जो 6 का एड्रेस था वो बन जाएगा, ठीक है? तो 4, 8, 7, 10 हो जाएगा। तो अगर मान लो वर्स्ट केस में ये फोर्थ एलिमेंट ही आपको डिलीट करना पड़ गया,
तो आप इमेजिन कर सकते हो आपको रेस्ट ऑफ द एरे पूरा कॉपी करना पड़ेगा, राइट। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें 4 8 7 6 का एग्जांपल लें, और अगर मुझे ये 4 डिलीट करना पड़ गया, तो एरे क्या बचा, ये मेमोरी ब्लॉक 8 7 6। अब कहेगा यार ये मेमोरी ब्लॉक तो नहीं खाली रख सकता, तो मैं 8 को यहाँ कॉपी करूँगा, तो ये मेमोरी ब्लॉक खाली रह गया। 7 6, फिर 7 को यहाँ कॉपी करूँगा, तो ये मेमोरी ब्लॉक खाली रह गया 7 वाला। 6, फिर इसको यहाँ कॉपी करूँगा, तब बनेगा यार 8 7 6। तो वर्स्ट केस में क्या हो गया, ओ बिग ऑफ एन, राइट। तो होप ये क्लियर हो गई होगी बात। चलो, अब हमने इंसर्ट का देख लिया, हमने रीड का देख लिया, हमने डिलीट का देख लिया, अपडेट का बचा है, अपडेट का भी देख लेते हैं। तो अपडेट करने में क्या होगा, तो अपडेट करने में आपको ये बेसिकली पता होगा कि आप कौन सा एलिमेंट, किस इंडेक्स का एलिमेंट अपडेट करने जा रहे हो, राइट। एग्जांपल सपोज करो अगर 4 8 6 और 10 था, इंडेक्स 0 1 2 3 था, और अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकेंड नंबर के इंडेक्स को अपडेट कर दो, तो आप क्या करोगे, सीधे एरे के सेकेंड इंडेक्स पे जाके उसको नई वैल्यू सपोज करो 7 है उससे रिप्लेस कर दोगे। अगेन ये किसी भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, ये किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन 1 हो जाएगी, सॉरी, राइट। अच्छा, ये गिवन दैट कि आपको ना एलिमेंट सर्च करके अपडेट नहीं करना है, थोड़ा दोनों में फ़र्क है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एलिमेंट 6 जहाँ पे है उसको चेंज करके 11 कर दो, तो आपको 1 बाय 1 पहले चेक करना पड़ेगा 6 कहाँ पे है। तो जब 1 बाय 1 चेक करोगे, तो आप वर्स्ट केस में पूरा एरे लेंथ तक चेक करोगे, राइट। तो क्या होगा, एन तक तो ट्रैवल करोगे ना आप वर्स्ट केस में, और उसके बाद अपडेट करोगे, तो अपडेट ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम ले रहा है। तो बिग ओ ऑफ एन लिया आपने रीड करने में पूरा एरे को, और फिर आपने +1 ऑपरेशन लिया उसको डिलीट करने में, सॉरी अपडेट करने में। तो हुआ क्या, बिग ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ 1 हो गई ना कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस केस में अगर इस ओ ऑफ 1 को हम इग्नोर ही कर देते हैं, तो ओ ऑफ एन ही बचा ना। 1 क्यों इग्नोर किया, ये भी हमको पता है कि एन इतना लार्ज बढ़ रहा है कि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मान के चलो 10, बहुत सारे हज़ार, अगर 10,000 रुपये हैं आपके पास, अगर वो एक पैसा निकल जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, राइट। आप गिनोगे कि हाँ 10 ही हज़ार है मेरे पास, राइट। तो वही बात है कि मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, समझ रहे हो। तो इसको एन टाइम लगेगा सर्च एंड अपडेट में, लेकिन आप सिर्फ अपडेट कर रहे हो, तो बेसिकली आप सीधे ओवन में उसको कर पाओगे। समराइज़ कर देता हूँ मैं इसको आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा एरे क्या होता है, हमने पढ़ा मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, ठीक है। हमने पढ़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और हमने क्रड ऑपरेशंस देखे, ये हमने देखा। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा एक चार्ट बना देता हूँ आपके लिए। CRUT, डी में क्या है, बिग ओ ऑफ एन, यू में क्या है, ओ ऑफ 1, रीड में क्या है, ओ ऑफ 1, और क्रिएट में क्या है, ओ ऑफ एन। ये हमने देख लिया, थोड़े से और देख लेते हैं। सर्च एंड डिलीट में क्या होगी, ओ ऑफ एन, राइट। सर्च एंड अपडेट में क्या होगी, ओ ऑफ एन, ठीक है। और या बस इतना ही, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने कवर किया, ये आपको एरे की थ्योरी के लिए इनफ है जानना। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि आप एरे डिक्लेयर कैसे करते हो प्रोग्राम में। मैं जावा का एग्जांपल लूँगा, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो जिससे आप क्लियर हो जाओगे कि एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, और एरे के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी, प्लीज़ कमेंट and please share this video with everyone, okay, and see you in next video. Thank you.